So today in this video we are going to talk about your paper 4. I have previously discussed about the paper 3rd, and it will be very useful for the students of Munger and Tilka Manzi Bhagalpur University. And as usual, I have also divided this paper into 4 sections. I hope you already know about it. The first section concludes the prose. Second section has a novel, Pride and Prejudice. Third section has also a novel, The Mayor of Casterbridge. And the fourth section as well, a novel, The Old Man and the Sea. So let us discuss one by one. एक एक करके हम बात करते हैं. तो जो पहला सेक्शन है, पहला यूनिट है, उसमें हम देखेंगे कुछ प्रोज पीसेस को, है ना. ये आपका है और ध्यान में रखना होगा आपको. जैसे कि सबसे पहला इसमें प्रोज पीस था लाइफ एंड डेथ, जो कि बोरो किया गया है बाइबल से बोरो किया गया है. लाइफ एंड डेथ ध्यान रखेंगे. उसके बाद जायंट डिस्पेयर को लिखा गया है जॉन बनियन के द्वारा. ये एक रिलीजियस एलेजरी है. ये धर्म कथा से, ये नहीं कह सकते हो कि रिलीजन से जुड़ा हुआ है. इसमें जो कुछ जगह है, डाउटिंग कैसल वो जगह होता है जहाँ पर इस कहानी की सेटिंग रखी गई है जायंट डिस्पेयर में, और उसका ऑनर होता है जायंट डिस्पेयर. डिस्पेयर मतलब वैसे निराशा होता है. जायंट मतलब विशाल या राक्षस कह सकते हो. इसकी वीडियो हमने अलग से बनाई है, आपको मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख भी सकोगे. इसमें 2 फ्रेंड्स होते हैं जिसका नाम क्रिश्चियन और होपफुल होता है. दोनों ही फ्रेंड किसी जर्नी पर जाते हैं और वो कहीं आराम करने लग जाते हैं डाउटिंग कैसल में जाके. लेकिन उसका ऑनर जो है जायंट डिस्पेयर उन्हें अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि तुमने बिना इजाज़त के यहाँ पर आराम किया है, इसीलिए हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे. वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है. और फाइनली जो है यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं और वो किसी तरह से फाइट करते हैं अपने सिचुएशन से, और तब जाकर वहाँ से वो आज़ाद हो पाते हैं. आप अलग से भी इसे देख सकेंगे, ठीक है. बस लेकिन इसमें जो नाम है वो ध्यान रखिएगा कि सेटिंग है इसका डाउटिंग कैसल, और उसका जो ऑनर होता है डाउटिंग कैसल का वो जायंट डिस्पेयर है ना. और 2 फ्रेंड्स जो है उनका नाम है क्रिश्चियन और दूसरा होपफुल. दोनों फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है. ये काफ़ी पॉजिटिव रहता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है. काफ़ी सिंबॉलिक नाम है इस स्टोरी में जितने भी हैं. आगे बात करें तो ऑफ स्टडीज़, ये एक ऐसे है ये जो कि लिखा गया है फ्रांसिस बैकन के द्वारा. ये एक महान एसेइस्ट थे. ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे. ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एसेज के फादर के तौर पर भी फ्रांसिस बैकन को याद किया जाता है. और इनकी जो दूसरी एसेज हैं वो है ऑफ डेथ, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिलीजन एंड ऑफ रिवेंज. ये सब उनके दूसरे एसेज हैं. और अगले हम इसमें प्रोज पीस की बात करें तो वो है क्राइस्ट्स हॉस्पिटल, जो कि लिखा गया है चार्ल्स लैम के द्वारा. ये भी एक ऐसे है और इनका जीवन काल जो था 1775 से लेकर 1834 तक का था. तो ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना. आगे बात करें तो डांटे एंड शेक्सपियर, ये एक प्रोज पीस है जो कि लिया गया है टॉमस कैरलाइल के वर्क से. टॉमस कैरलाइल का है, एक्चुअली कैरलाइल पढ़ सकते हैं आप इसे, टॉमस कैरलाइल. इनके ही वर्क है ये, और इनका जीवन काल था 1795 से लेकर 1881 तक का. तो इसमें थोड़ा वेरिएशंस है, बहुत सारा है. कम से कम नाम आप ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी है, ठीक है. कौन सा क्या है, ऐसे है, कोई स्टोरी है, तो आपको ध्यान में रखना होगा. किससे लिया गया है वो ध्यान में रखना होगा, है ना. अब बात करें यूनिट 2 की. तो यूनिट 2 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले भी बताया आपको, प्राइड एंड प्रेजुडिस. यहाँ तक कि कोई तो सही से पढ़ तक नहीं पाते हैं, प्रेजुडाइस पढ़ेंगे, कुछ हम भी गलत पढ़े हैं तब आपको सही बता पा रहे हैं. तो सही जानिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस. इसको लिखा गया है जेन ऑस्टन के द्वारा. फीमेल नॉवेलिस्ट है ये, और ये 1813 में पब्लिश हुई थी. ये एक रोमांस नॉवेल है, और जेन ऑस्टन का जो जीवन काल था 1775 से लेकर 1817 तक का था. और ये एक
ए नॉवेल ऑफ मैरिज भी कहा जाता है। इसमें 4 शादियाँ होती है, तो समझ ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा इसका पर्पस ही जो इस स्टोरी का एक मैरिज जैसे जो सोशल इंसिडेंट है उसको डील करना है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं मिस्टर एंड मिसिस बेनेट की जो 5 बेटियां होती हैं। वो 5 बेटियों का नाम, सबसे बड़ी उनमें से थी, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट डॉटर, या सबसे छोटी जो लीडिया थी। सबसे ज़्यादा इसमें जो चर्चा होती है वो एलिजाबेथ की होती है और ये इसकी प्रोटैगनिस्ट भी हैं। तो बड़ा ध्यान रखिएगा, जेन ऑस्टन है जिसके अपोजिट कैरेक्टर हैं चार्ल्स बिंगली, इन्हीं से इनकी शादी होती है। और एलिजाबेथ जो कि दोनों को मिलाती है वो खुद मिस्टर डार्सी के प्यार में होती है और वो दोनों बाद में शादी भी करते हैं। उसके अलावा जो उनकी 2 बेटियां थी इनका ज़्यादा जिक्र नहीं है, मैरी और कैथरीन का। कैटी भी, इनको किट्टी भी प्यार से कहते हैं कैथरीन को, और एलिजाबेथ को लीजा या एलिजा। लीडिया इनकी सबसे छोटी बेटी है जिनके अपोजिट एक कैरेक्टर है मिस्टर विकहम। वो थोड़ा फ्रॉड किस्म का भी इंसान होता है, मिलिट्री सोल्जर होता है। हमने इस पर भी वीडियो बनाई है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पहली बार 1797 में लिखा गया था और इसका जो टाइटल उस टाइम था वो था फर्स्ट इम्प्रेशंस। इसको रीराइट किया गया 1813 में और तब इसका नाम बदलकर प्राइड एंड प्रेजुडिस रखा गया। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं। और इसके थीम्स की बात करें तो इसके थीम्स हैं लव, रेपुटेशन, क्लास, फैमिली, जेंडर एंड इंटीग्रिटी। ध्यान रखेंगे, थीम्स पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में। आगे बात करें यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। कैस्टरब्रिज एक जगह का नाम है और मेयर आप जानते होंगे कोई जो नगर निगम होता है वहाँ का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसको हिंदी में हम महापौर भी कहते हैं, जैसे भागलपुर सब नगर निगम है, पटना है ना, तो वहाँ पर मेयर का इलेक्शन वगैरह भी होता है। तो इसको लिखा गया है टॉमस हार्डी के द्वारा और ये 1886 की नॉवेल है। 1886 में ये पब्लिश हुई थी और इनको एक वेसेक्स नॉवेल कहा जाता है। वेसेक्स नॉवेल कहने के पीछे का कारण है कि इसकी सेटिंग जो है वो वेसेक्स एक फिक्शनल सिटी है, वहीं रखी गई है। तो वेसेक्स इसकी सेटिंग है, वो भी ध्यान में रखेंगे। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है माइकल हेंचर्ड, उसकी वाइफ होती है सुसान हेंचर्ड, जिसको वो जुआ खेलता है उसमें हार जाता है, बेच देता है रिचर्ड न्यूसन को, यानी अपनी पत्नी को ही वो जुए में हार जाता है गैम्बलिंग में। और उसकी जो बेटी होती है छोटी सी साथ, उसको भी बेच देता है। एलिजाबेथ जेन इसका नाम होता है। हालांकि ये मर जाती है एज एन इन्फेंट और जब वो शादी करती है तो एक और बेटी होती है और उसका भी नाम जो है एलिजाबेथ जेन ही रखा जाता है। यानी वो कह सकते हैं कि वो बेटी होती है किसकी, रिचर्ड न्यूसन की बेटी होती है, जो दोबारा जो उसके साथ जाती है शादी, मतलब एक्चुअली शादी तो नहीं करती लेकिन उसको जब बेच दिया जाता है तो, और बाद में वो शादी करती है फारफ्रे से। और ल्यूकेटा एक कैरेक्टर होती है, ल्यूकेटा टेम्पलमैन, जो कि अफेयर में थी हेंचर्ड के साथ और बाद में वो फारफ्रे से ही शादी करती है। इसके थीम्स की बात करें तो डेस्टिनी या फेट इसकी थीम है और हार्डी का जो जीवन काल था 1840 से 1928 तक का था और ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है। विक्टोरियन एज आप सभी जानते होंगे 1837 से 1901 तक का था, है ना। और फाइनली हम बात करेंगे 4th सेक्शन के बारे में, 4th यूनिट के बारे में। और ये नॉवेल है, एक्चुअली कभी कभी इसको नॉवेला भी कहा जाता है। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, इसी कारण से छोटे छोटे नॉवेल्स को हम नॉवेला का भी नाम देते हैं। और इसको लिखा गया है एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा और ये एक स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट भी थे। इसको 51 में लिखा गया, 1951 में, और 52 में पब्लिश किया गया। नोबेल प्राइज़ मिला, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इस नॉवेल की कि इसने नोबेल प्राइज़ पाया और 1954 में, और पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था 1953 में। इसमें एक वर्ड बड़ा ही कॉमन है, हमको याद है एग्ज़ाम में मेरे पूछा गया था कि सैलाव का मतलब क्या होता है। सैलाव मतलब होता है अनलकी, यानी समझ सकते हो बदकिस्मत जिसको कहते हैं, अभागा, है ना। और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो बूढ़ा आदमी होता है वो होता है सैंटियागो, जो कि एक कह सकते हो कि फिशरमैन है, मछुआरा है, और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और वो काफ़ी 85 डेज़ जो है बिना मछली के, 87 डेज़ कह सकते हो एक्चुअली, 85 डेज़ से उसे कोई मछली नहीं मिली है जब वो मछली पकड़ने जाता है। तो इस वजह से उसको सब कोई सैलाव बुलाता है, अनलकी बोलता है। और उसी के बोट पर जा रहा होता है मैनलिन नाम का एक छोटा लड़का। तो उसके माँ बाप भी उसको मना कर देते हैं मैनलिन को कि तुम मत जाओ, उसके बोट पर क्यों जाते हो, वो अनलकी आदमी है, वो कभी फिश नहीं पकड़ पाएगा। और
मैनलिन फिर भी जो है वो चुपके चुपके जो है उससे मिलता है, उसको हिम्मत देता है, उसके लिए खाना लाता है। मैनलिन काफ़ी फ्रेंडली लड़का है, वो अपनी दोस्ती बहुत ही अच्छे से निभाता है। हालांकि दोनों हम उम्र नहीं थे, एक उम्र के नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। और एक और कैरेक्टर जो हमने लिखा है वो आदमी नहीं है, मछली का नाम है मार्लिन। इसी को पकड़ता है फाइनली 88th डेज को, 88वें दिन जो है इसे पकड़ा जाता है। आई एम नॉट दैट श्योर बट आई थिंक ऐसा ही कुछ स्टोरी है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकोगे इसको। एनिमेटेड मूवीज़ भी आपको मिल जाएंगी, इस पर देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है। और इसके थीम की बात करें तो प्राइड मतलब गर्व होता है, गुमान, अहंकार, या कह सकते हो कि इसे तो सब कोई अनलकी बुलाते हैं सैंटियागो को, लेकिन ये अपने आप में विश्वास रखता है, इसको स्वाभिमान कह सकते हैं प्राइड को यहाँ पर, है ना। फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो हमने बताया किस तरह से दोनों में अच्छी दोस्ती थी सैंटियागो और मैनलिन में। और यूथ एंड ओल्ड एज, जवानी और बुढ़ापा, इसमें दिखाया गया किस तरह से इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन लोग भी उसका मनोबल और तोड़ देते हैं उन्हें भला बुरा कहकर। और मैन एंड नेचर, प्रकृति और जो इंसान के बीच का जो संघर्ष है वो दिखाया गया है, किस कदर हम जो है यदि कभी कभी हमें बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और क्रिश्चियन एलेजरी, और मैं बताऊं आपको स्टोरी जब आप पढ़ेंगे, जब मैं ये लिंक डालूंगा आप उसको देखेंगे डिटेल में, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगा। इस छोटे से नावल को जो नोबेल प्राइज़ मिला, इसके पीछे का कारण था, नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और ये पूरे वर्ल्ड में किसी एक वर्क को चुना जाता है, किसी फील्ड में, लिटरेचर हो या फिर पीस प्राइज़ मिलता है या केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब क्षेत्र में। तो इसका जो रीज़न था क्यों मिला नोबेल प्राइज़, तो ये था कि इन्होंने एक क्रिश्चियन बिलीफ को रिप्रेजेंट किया था इस नोबेल की मदद से, कि किस कदर जो है लोगों में फेथ ख़त्म होता जा रहा है जीसस क्राइस्ट के प्रति। लोगों में जो रिलीजियस बिलीफ है उसकी जो लैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो इन सब बातों को इसमें दिखाया है। और फाइनली वो जो है एक विक्टोरियस जो थीम इसका रखा गया है, जो एंडिंग है इसकी, वो ऐसी दिखाई गई कि वो बूढ़ा आदमी जो है आखिरकार उस मछली को पकड़ता है। वो भले ही सही सलामत उसे ला नहीं पाता है, लेकिन अभी भी वो उसमें विश्वास दिखा रहा है, तो अपने आप में वो विश्वास दिखा रहा है। और यही इसकी खासियत है इस नावल की, इस नावल के प्लॉट की। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे मैंने जो कुछ भी आपको बताया। डेट्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से एज, कौन से राइटर, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। आपको भी लगे कि नोट करने लायक है तो आप इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। आई होप एंड आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।